अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इख्तिलाफात का शिकार है। पीपल्स पार्टी असेंबलियों से मुस्ताफी होने पर तैयार नहीं है और दीगर 9 जमातें इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च करने पर तैयार नहीं है। इसलिए 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी हो गया है और पीपल्स पार्टी को फैसला करने की मोहलत दे दी गई है कि वो पीडीएम के साथ है या नहीं। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कल मुख्तसर बात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए थे, लेकिन आज उन्होंने इस मौजू पर बात की है। एक तकरीब से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जब हम पीडीएम बना रहे थे तो उसमें इस्तीफे का ऑप्शन रखा था। ये किसी ने नहीं कहा था कि इस्तीफा आखिरी ऑप्शन होगा एटम बॉम्ब की तरह। जब पीडीएम बना रहे थे तो उसमें हमने इस्तीफे का ऑप्शन रखा है और ये नहीं कहा गया उसमें कि ये लास्ट ऑप्शन होगा एटम बम की तरह, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। कल 10 जमातों में से 9 जमातों की राय ये थी कि हम जाएं तो इस्तीफे दें। कोई बात नहीं, पहले मरहले में सब कौमी असेंबली के इस्तीफे दे दें, आधा ऐवान खाली हो जाएगा, दोबारा उनको इलेक्शन देने पड़ेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी उससे इत्तेफाक नहीं कर रही थी। अब मजालिस की जो अंदर की कहानी होती है, जो असल में राज होती है, जिसको अफशा करना बददियानती है, मजलिस के साथ ख़यानत है, वो ज़रूर हुआ। लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी को मोहलत दी गई चंद दिन की। मौलाना ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को बज़ाहिर जवाब दिया, जो ये कहते रहे हैं कि इस्तीफे हमारा एटम बॉम्ब है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि इस्तीफे दूसरा या तीसरा ऑप्शन नहीं, आखिरी ऑप्शन था। जिस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पीडीएम का इनाकाद हुआ था, उसमें उस वक्त भी पीपल्स पार्टी का वहाँ मौक़िफ़ था और उन्होंने ये कहा था कि ये एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इस ऑप्शन को फौरी तौर पर इस्तेमाल करना वो जमहूरियत की मैं समझता हूँ खिदमत नहीं होगी। तो लिहाजा मुझे शुक्रगुजार हैं हम पीडीएम के। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको एक आखिरी ऑप्शन के तौर पर रखते हैं। इस्तीफे जो हैं कोई पहला ऑप्शन नहीं, सेकंड ऑप्शन नहीं, थर्ड ऑप्शन नहीं, आखिरी ऑप्शन। जब उन्होंने आखिरी ऑप्शन के तौर पर कहा तो हमने भी कहा कि ठीक है, आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तीफा हम भी दे सकते हैं। फिर हमारे कायद जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि ये आखिरी ऑप्शन ऐसा ही होगा जैसे एटम बम चलाना है। हमारा आज भी रोड मैप मुकम्मल नहीं है। हम चाहते हैं कि हम पंजाब में जाएं, पंजाब में आदम एतमाद लेकर आए, कौमी असेंबली में एक स्पीकर के खिलाफ वजीर आजम के, और फिर हम लॉन्ग मार्च भी करना चाहते हैं। उसकी तो तैयारी हम कर ली है और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता तो हम फिर इस्तीफों का अगर मौका आता है तो हम देने के लिए तैयार हैं। बड़ा वाज़े मौक़िफ़ और फ़र्क है दोनों के मौक़िफ़ में। हमारे साथ कमरुज़्ज़मा कायरा साहब और राना सनाउल्लाह साहब मौजूद होंगे। कायरा साहब, सबसे पहले आपसे, ये ज़ाहिर है जो पीपल्स पार्टी ने बातें कहीं, चाहे वो सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेना हो, बाई इलेक्शन में हिस्सा लेना हो, पीडीएम ने वो मानी भी और पीडीएम का उसको फ़ायदा हुआ भी, मगर अब बड़ा वाज़े डेडलॉक नज़र आ रहा है। कल मौलाना ने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी का रवैया गैर जमहूरी है। आज उन्होंने कहा कि जी लास्ट ऑप्शन की तो बात ही नहीं हुई थी और हमने ये तक कहा इन्हें कि ये कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दें। जो मीटिंग की बातें लीक होती रही उस पर भी वो नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। क्या पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलहदा होने को तैयार है? देखिए शायद पहली गुजारिश तो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे बड़े हैं, उनको रिस्पॉन्ड करना मैं मुनासिब नहीं मेरे लिए, लेकिन ये कहना कि पीपल्स पार्टी का रवैया गैर जमहूरी था, ऐसा नहीं है, ये नहीं कहना चाहिए। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने और पीडीएम ने ये सब ने मिलकर फ़ैसला किया था कि हम इत्तेफाक राय से फ़ैसले करेंगे। इख्तलाफ राय बहुत सारे इश्यूज़ पे आया है और हमारे दोस्तों ने एक फ़ैसला कर लिया था बाई इलेक्शन से और सेनेट इलेक्शन से कबल कि बाई इलेक्शंस का बायकाट किया जाए और सेनेट इलेक्शन को ब्लॉक करने के लिए इस्तीफ़े दे दिए जाएं। हमने उसको जाके डिटेल डिस्कशन की, अपनी सीसी में गए, फिर इनके पास आए, हमने आके डिटेल डिलिब्रेशंस की बड़ी वजाहत से। हमने कोई ज़िद नहीं की, हमने आके कन्विंस किया और सब इस बात पे मुत्तफिक हुए कि हाँ आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है। और वक्त ने भी साबित किया कि उससे हुकूमत को बहुत बड़ा डेंट पड़ा और पीडीएम की इस तहरीक को उसका फ़ायदा हुआ। अब भी हम ये कह रहे हैं और कह रहे थे कल भी और आज भी कह रहे हैं कि हमारा मौक़िफ़ अपनी जगह कायम है कि हम जो पार्लिमान के अंदर और बाहर का ऑप्शन है
जो अदम एतमाद की तहरीक का ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करें, मोमेंटम और बढ़ाएं, और जो बातें वहाँ पे हुई कल ज़्यादा बेहतर है। वो बातें, उसमें कुछ बातें ऐसी थी जो ना होती, लेकिन दोनों अतराफ से ही गुफ्तगू मुहतात रहनी चाहिए। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि हम बिल्कुल कह रहे हैं कि हम इस्तीफ़ों के ऑप्शन के आपके साथ हैं, एक एक लफ्ज़ का पैरा दे रहे हैं। किसी मौके पे, किसी जलसे में, किसी जगह पे हम पीछे नहीं हटे। ये पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री नहीं है। वहाँ पे जो गुफ्तगू है, कुछ दोस्तों का ख्याल है कि ये इस्तीफ़े फ़ौरन दे दिए जाएं। हमने भी वहाँ बहुत सारे सवाल रखे थे जो यहाँ मुनासिब नहीं है कि मैं उनको रिपीट करूँ, लेकिन क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने बातें की तो मैं चंद गुजारिशात कर देता हूँ। हमने वहाँ गुजारिश की थी कि आप जो कह रहे हैं कि इस्तीफ़े दे दें, वहाँ जाके इस्तीफ़े, हमारी लॉन्ग मार्च की उतनी तैयारी नहीं है जितनी मौलाना ने आज़ादी मार्च की थी, लेकिन ठीक है, अगर हम थोड़े लोग भी लेके जाते हैं और जाके इस्तीफ़ा दे देते हैं, आपका इस्तीफ़ा हो गया, उसके बाद क्या होगा? क्या हुकूमत इस्तीफे देने से गिर जाएगी? अक्सरियत से तो नहीं गिरती ना जी, अक्सरियत उनके पास है। तो क्या हुकूमत नहीं गिरेगी तो फिर बाय इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा? आप उन इलेक्शंस को कैसे रोकेंगे? किस तरह लोगों को उसमें शामिल होने से रोकेंगे? और हमारा तहफ़्फ़ुज़ इसमें सिर्फ ये है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम कोई ऐसा कदम उठा ले कि इस हुकूमत को चलता करने की बजाय हम इसकी मजबूती का बायस न बन जाए, इनको और तवानाई न मिल जाए, और इससे पाकिस्तान का और बड़ा नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी का सिर्फ ये नुक्ता नज़र है। बाकी इस हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए हम हर ऑप्शन के साथ थे, हैं और रहेंगे। ये जो आपका नुक्ता ये बड़ा अहम है, मगर अब मसला ये है कि पहले भी जब पीपल्स पार्टी ने ये मौक़िफ़ रखा तो नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान इस्तीफ़ों के हामी थे, मगर वो आपके मौक़िफ़ को मान गए, मगर इस दफ़ा नहीं मान रहे हैं और 9 जमातों ने नहीं माना और आपसे कहा है कि जी आप अपनी CEC में इस बात का फैसला कर लें। तो अब डेडलॉक है, वो डेडलॉक से पीपल्स पार्टी PDM को कैसे निकालेगी? या PDM इसेंशली अब इस डेडलॉक के बाद टूट ही जाएगा अगर पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी? नहीं, टूटेगा नहीं। मेरी गुजारिश यह है कि डेडलॉक है, इसमें कोई शक नहीं है। इस डेडलॉक को ही निकाला तो तोड़ा जाता है ना, यही आपकी हिकमत है, यही आपकी दानिशमंदी है, और यही इस वक्त मुल्क की ज़रूरत भी है। बट सवाल यह है कि ये डेडलॉक कोई हमारा पैदा करना नहीं है, ये तासर दुरुस्त नहीं है। हम क्या कह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं? क्या जो हमारी यादाश्त है, क्या जो हमारा चार्टर है, क्या उसके ऊपर सारा अमल हो गया और एक क्लास बाकी रह गई और पीपल्स पार्टी हट गई है? और अगर उसमें कुछ क्लासेज ऐसी हैं जिन पे अमल दरामद नहीं हुआ, शाहजेब साहब जब हम सेनेट का इलेक्शन लड़ने जा रहे थे, कौमी असम्बली में लड़ने जा रहे थे, उस वक्त भी हमसे सवाल थे कि हमारे पास तो नंबर गेम नहीं है। तो नंबर निकल आए ना, साबित हो गया ना। जितना बड़ा नुकसान अगर ये होता कि गिलानी साहब को सेनेट के चेयरमैन से धांधली करके ना रोका जाता, डाका मार के ना रोका जाता, तो आज गवर्नमेंट कहां खड़ी होती, PDM कहां खड़ी होती? आप हम अपनी जगह सुरखरू हैं। और एहसन इकबाल साहब को फिर भी कायम करने की कोशिश करें। एहसन इकबाल साहब से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने यही कहा कि जी जो वजीर आजम का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है और जो गिलानी साहब का इंतखाब है जिस तरीके से वो हुआ, उससे ये साबित हो गया कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अब ऑप्शन नहीं है। और पंजाब में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमारी तहरीक का जो मकसद है वो नहीं है कि हम एक हुकूमत गिराएं और दूसरी अपनी हुकूमत बना लें। निज़ाम बदलना हमारा मकसद है जो कि इस्तीफे देकर ही आएगा। तो इस पर भी फिर भी डेडलॉक है आप दोनों का। देखिए, गुजारिश ये है शाहजेब साहब, ये जो निज़ाम बदलना है, ये क्या है निज़ाम बदलना? ये मैंने हसन साहब से वहाँ भी सवाल पूछा था, उन्होंने कहा हुकूमत बदलना। हुकूमत बदलेंगे तो निज़ाम बदलेंगे ना। निज़ाम तो जमहूरियत है। इस मुल्क के अंदर जो हमारे इदारों की मुदाखलत सियासत के अंदर, उसको रोकना है। क्या आपके पास को मैकेनिज्म? हमने यही पूछा ना, हसन इकबाल साहब हमें एजुकेट करते। हमने पूछा कि भाई क्या तरीक़ाकार होगा अगर आप इस्तीफ़े दे देते हैं और हुकूमत फ़र्ज़ करें चली जाती है, तो उसके बाद क्या होगा? इन्हीं इंतखाबी कवानीन के तहत, इन्हीं इदारों के तहत, इसी हुकूमत ने जो अगली केयर टेकर गवर्नमेंट बनानी है, उसी के तहत आप इलेक्शन लड़ेंगे ना। किससे? कौन सा तरीकाकार होगा? हमने भी गुजारिश की थी कि हमें एजुकेट कर दें उस पर। उसका कोई जवाब नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ये मामला ख़त्म हो और इस मुल्क में असल जमहूरियत जो है वो पनप सके, लेकिन उसका रास्ता क्या है? क्या सिर्फ नारे मारने से, क्या सिर्फ इलेक्शन लड़ लेने से ऐसा हो जाएगा? ये तसलसल के साथ हमें पार्लिमान को उठाना पड़ेगा, हमें पार्लिमान का वकार और उसकी ताकत को इजाफा करना पड़ेगा, सियासी कुव्वतों को एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा, और तब जाके जो पार्लिमान ऊपर उठती चली जाएगी, इदारे इसके नीचे आते जाएंगे, वरना तसादम का रास्ता
कोई रास्ता नहीं है। यानी इनकलाब के रास्ते हैं, हो सकता है हमारे दोस्त इनकलाब लाना चाहते हैं। साहब, जो राजा परवेज अशरफ साहब ने कहा और जो आप कह रहे हैं उससे क्या यह अखज़ किया जाए कि आपकी अभी पोजीशन ये है कि हम बाकी 9 जमातों को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि इन हाउस चेंज ही रास्ता है, अदम एतमाद की तहरीक ही रास्ता है, इस्तीफों का वक्त अभी भी नहीं आया, ना कि इस बात पर गौर करेंगे कि हमें इस्तीफों पर मानना है या नहीं मानना है? नहीं शाहजेब साहब, हमने पीडीएम की क़यादत से, सारी जमातों से हम उनके मशकूर हैं, हम उनसे वादा करके आए कि हम सीसी में लेके जाएंगे कि पीडीएम की 9 जमातों का ये तकाजा है और उनका ये लॉजिकल आर्गूमेंट है, और फिर जो भी सूरत हाल होगी हम आपके सामने ला के रखेंगे। अगर हमारी जो गुजारिशात हैं, जो पीडीएम का इस वक्त एक तरह का हदायतनामा ही है हमारे लिए, जिस तरह आपने उसको बयान किया, तो अगर वो हम उनके पास लेके जाएंगे सीसी के पास। और ये तासब ठीक अपनी जगह है कि जमातों की क़यादत बड़ी ताकतवर होती है, लेकिन शाहजेब साहब उनकी ताकत एब्सोल्यूट नहीं होती, उनको भी अपनी जमातों के अंदर बहुत सारे सख्त सवालात का सामना होता है। लिहाजा सीसी में हम रखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि पीडीएम की बात जो है उसको देखा जाए, उसको उनके नुक्ता नज़र को समझा जाए, और हम अगर उससे हम मुस्बत जवाब ले पाएँ। नहीं हुआ तो जो सूरत हाल हुई, हम आके अपने साथियों को पीडीएम में बैठ के इनको फिर कन्विंस करने की, या तो उनकी बात मान लेंगे या हम उनको राजी करने की कोशिश करेंगे। और सीसी कब है आपकी? मेरा अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत जल्द होगी। बहुत जल्द होगी। कायरा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। राना सनाउल्लाह साहब का मौक़िफ़ मालूम करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ नूली के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, मौलाना ने भी आज मीडिया से बात की, राजा परवेज अशरफ साहब ने भी बात की, दोनों की बात बिल्कुल अलग अलग। मौलाना कह रहे हैं कि आखिरी ऑप्शन की बात हुई नहीं थी, राजा परवेज अशरफ साहब कह रहे हैं कि हम इस्तीफों पे माने उस वक्त थे जब कहा गया था कि आखिरी ऑप्शन है। मौलाना को इस बात पर भी गिला है कि मीटिंग की बातें कल लीक हुई। पीपल्स पार्टी अभी भी चाहती है कि आप लोगों को इस बात पर मनाए कि इन हाउस चेंज की तरफ आप पंजाब में बढ़ें, फिर इस्तीफों की बात हो। तो कोई गुंजाइश है कि आप लोग मान जाएं, 9 जमातें मान जाएं वो बात जो पीपल्स पार्टी कह रही है? कल जो मामला ख़राब हुआ जहाँ से, वो मामला ये है कि जो जरदारी साहब ने बात की है, ठीक है, कदरे उस बात में जो है वो 1-2 चीज़ें ऐसी थी कि जो ज़्यादा बेहतर अंदाज में की जा सकती थी, लेकिन इधर जरदारी साहब उस मीटिंग से ख़िताब कर रहे थे और उधर जो पीपल्स पार्टी का मीडिया सेल है या मीडिया में कोई ऐसा आदमी बैठा है और उसने जनाब वो जो है वो मीडिया में उसको चलाना शुरू कर दिया। और अभी जरदारी साहब बात कर ही रहे थे, उन्होंने अपनी बात ख़त्म नहीं की थी, तो ये बात मीटिंग में पॉइंट आउट हो गई कि जनाब जरदारी साहब, आप जो गुफ्तगू यहाँ मीटिंग में कर रहे हैं, जो मीटिंग की अमानत है, तो उसमें तो बददियानती हो रही है। ये मीटिंग तो, ये तकरीर तो आपकी मीडिया के ऊपर चल रही है। वहाँ से फिर जो है वो कदरे माहौल तल्ख हुआ और फिर मरियम नवाज़ साहबा ने जो है वो 1-2 चीज़ों का जवाब, जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बर वक्त था और उन्हें दिया जाना चाहिए था, तो उन्होंने जो है वो बड़े ही यानी एक सुलझे हुए लहजे में और बैलेंस्ड वे उन्होंने उन चीज़ों का जो है वो जवाब दिया। और ये बात जो है, इस बात ने इस पूरे माहौल को जो है वो ख़राब किया। और उसके बाद मौलाना भी इस बात से थोड़ा ज़्यादा जो है वो नाराज़ हो गए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब वो आए तो वहाँ पे फिर उन्होंने जो है वो जो मुख्तसर अंदाज़ अपनाया, उससे भी मैं समझता हूँ कि इस मामले में जो है वो ख़राबी हुई, उसमें कोई इस्लाह नहीं हुई। उससे तो बेहतर था कि वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो ना आते। तो ये पीपल्स पार्टी को जो है ये देखना पड़ेगा कि उसके जो लोग हैं या उसका जो मीडिया सेल है, ये किसने उसमें जो है ये बददियानती की और पूरी मीटिंग को और पूरे माहौल को जो है वो डिस्टर्ब किया। इसी तरह से जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है, उसमें पूरे 49 के 49 वोट जो हैं वो पड़े हैं। और ये जो वहाँ पे टीम बैठी थी पीपल्स पार्टी की, जिसने लोगों को गाइड किया कि आपने इस तरह से वोट कास्ट करना है, ये उनकी जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी या रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग थी, जिसकी वजह से वोट जो है वो कंट्रोवर्शियल हुए और एक जीता हुआ इलेक्शन
जो कि 49 वर्सेस 48 वोटों से जीता हुआ इलेक्शन जो था, वहाँ पे भी जो है वो पीडीएम को जो है वो नुकसान हुआ, डैमेज हुआ, और जो है वो एक जीत जो है वो वहाँ पे जो है वो छिन गई। तो ये मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को इस बात की जो है वो जवाबदेही जो है वो करनी पड़ेगी, और उन्हें देखना पड़ेगा कि ये कौन लोग हैं उसकी सफ़ों में जिन्होंने ये इतनी जो है वो मैं समझता हूँ कि घटिया हरकत की है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है माहौल जो है वो ख़राब हुआ। अच्छा, मगर इस्तीफों पर पीपल्स पार्टी दुरुस्त कह रही है कि वो राज़ी नहीं थे और इसको आखिरी ऑप्शन के तौर पर रखा गया था। ये दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी का 20 सितंबर जिस दिन पीडीएम वजूद में आया, उस दिन से उनका ये मौक़िफ़ था कि हम जो है वो इस्तीफ़े भी नहीं देना चाहते या नहीं देंगे, या और जो है वो इलेक्शंस का जो है वो बाइकआउट नहीं करेंगे। उस दिन भी 20 सितंबर को मौलाना फजलुर रहमान साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दरमियान इस मामले में थोड़ा तलखी पैदा होने का एहतमाल हुआ था कि जब मौलाना ने बार बार इस बात को स्ट्रेस किया कि हमें इस्तीफ़े जो हैं वो ज़रूर देने चाहिए, क्योंकि मौलाना का तो शुरू दिन से ये मौक़िफ़ है कि इस पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं बनना चाहिए था। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब अपने मौक़िफ़ पे ज़ोर दिया, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इंटरवीन किया और उन्होंने बड़े ही जो है वो मुस्बत अंदाज से दोनों के साथ बात की, और फिर कहा कि चलें आप इस ऑप्शन को जो है वो इस्तीफ़ों के ऑप्शन को भी दीगर ऑप्शंस के साथ रख लें, और जब इसके लिए कोई मुनासिब वक्त आएगा तो फिर हम दोबारा मीटिंग कर लेंगे और दोबारा बैठ के जो है वो फ़ैसला कर लेंगे। तो कल अगर 9 पार्टियों के अंदाजे के मुताबिक या असेसमेंट के मुताबिक वो वक्त आ गया था, तो उस वक्त को जो है, उस गुफ्तगू को, उस डिबेट को इस तरह से मीडिया की जो है वो जीनत बनाना और उससे पूरा माहौल जो है उसको डिस्टर्ब करना, मैं समझता हूँ कि ये बात जो है ये पीपल्स पार्टी को कंसीड करनी चाहिए कि ये उनके सफ़ों में या उनके मीडिया सेल में कोई बंदा ऐसा है जिसने ये गलती, मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई अनइंटेंशनली हुई है, ये आमदन हुई है। पार्टी चेयरमैन की जो है वो स्पीच जो है वो मीडिया पे कौन शेयर कर सकता है? अगर पार्टी का फैसला नहीं था और अगर ये पार्टी का फैसला था तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। अगर वो अपने सीसी के फैसले के बाद भी कहती है कि जी हम इस्तीफों पर रजामंद नहीं हैं, तो आप 9 जमातें क्या करेंगी? देखिए, ये तो खैर 9 जमातों का फैसला PMLN या मैं तो करने की पोजीशन में नहीं हूँ। ये तो फिर 9 जमातें बैठेंगी और बैठ के इसके ऊपर फ़ैसला करेंगी कि अगर वो समझती हैं कि अगर इस तकसीम के तअस्सुर के बावजूद इस्तीफ़े देने जो हैं वो कारगर साबित हो सकते हैं तो बिल्कुल इस्तीफ़े जो है वो दिए जाएंगे। लॉन्ग मार्च अगर इस्तीफ़ों के बग़ैर मौसर हो सकता है तो बिल्कुल लॉन्ग मार्च भी जो है वो किया जाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने कल जो है वो किसी मरहले पे भी ये बात नहीं कही कि वो PDM के मासवाए इसके कि वो रिज़ाइन जो है वो उसके लिए वक्त को मुनासिब नहीं समझते। उन्होंने किसी मरहले पे भी ये नहीं कहा कि वो लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे या वो धरना नहीं देंगे या वो गवर्नमेंट के तो रान साहब, तो फिर रान साहब आपका तहरीक नहीं चलाएंगे या वो गवर्नमेंट को जस्टिफाई समझते हैं, ऐसी बात उन्होंने भी नहीं। तो रान साहब अब आप लोग बाकी 26 नकात जो हैं, मगर रान साहब आप 25 नकात के ऊपर पूरी तरह से मुत्तफिक थे कल भी। मगर रान साहब अब आप बंद गली में फंस गई है PDM, क्योंकि मौलाना पहले ही कह चुके हैं कि मौसर नहीं होगा उस तरीके से लॉन्ग मार्च अगर इस्तीफों के बगैर होगा। पीपल्स पार्टी कह चुकी जो उनका इस्तीफों के बारे में ओपिनियन है, और अगर पीपल्स पार्टी को इस्तीफे नहीं देती और आप लोग फिर भी इस्तीफे देके लॉन्ग मार्च करते हैं तो पीपल्स पार्टी ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब से तहरीक इंसाफ के खिलाफ लड़ाई होगी जो आपको काबिल कबूल नहीं होगा, तो पीपल्स पार्टी का अलग होना भी काबिल कबूल नहीं है। तो आप लोग एक बंद गली में फंस गए हैं। अब पीपल्स पार्टी एक ऐसा मसला है होगा आपके लिए अगर वो इस्तीफों के लिए नहीं माने कि आप उन्हें अलग भी नहीं कर सकते और आप उन्हें साथ लेकर भी नहीं चल सकते, इसलिए आपकी PDM फंस गई है। नहीं शाहजेब, हम भी आखिर सियासत कर रहे हैं और हम इन चीज़ों को, जो बात आपने की है वो हमारे ज़हन में भी है, हम इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के ही जो है वो फ़ैसला करेंगे। हमारी क़यादत इसके ऊपर पूरी तरह से जो है वो मुशावरत करेगी। लेकिन मामला ये कि ये बंद गली नहीं है। हुकूमत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने के लिए कोई वाहिद रास्ता सिर्फ रिज़ाइन नहीं है, और हुकूमत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने के लिए रिज़ाइन देना
जो है वो कोई ऐसी बात भी नहीं है कि जी रिज़ाइन दे देंगे और उसके बाद वो बाई इलेक्शन करवा देंगे। जिस तरह से अपोजिशन जो है अगर मुतफ़िक़ा तौर पे पूरी PDM की जमातें जो हैं वो अगर रिज़ाइन में जाती हैं तो हमें इस बात का पूरा यकीन है कि गवर्नमेंट जो है वो इस बहरान से नहीं निकल सकेगी। लेकिन चलें, अगर उनकी दलील अदरवाइज़ है तो उसके ऊपर भी जो है वो गौर हो सकता है और मामला जो है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। कोई ये अहम है। राजा साहब आप कह रहे हैं कि अभी वो कोई राजा साहब आप कह रहे हैं डेडलॉक नहीं है, अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफों के अलावा अगर बात करती है तो आप अभी भी बात करने को तैयार हैं? जी बिल्कुल। ये कल की मीटिंग जो है, कल की मीटिंग में सदर PDM मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुद जरदारी साहब से, बिलावल साहब से, उनकी जो टीम वहाँ पे बैठी थी उनसे मुखातब होकर कहा है कि ठीक है जी, आप जो है वो अपनी सेंट्रल एग्जेक्टिव के पास जाएं, वहाँ पे हमारा आर्गूमेंट रखें और उसके बाद जो फिर आपका फ़ैसला है उससे हमें आके मुतला करें। आपके फ़ैसले को हम दोबारा बैठ के जो है वो उसके ऊपर गौर करेंगे और जब वो गौर होगा तो फिर वहाँ पे सारी जमातें मौजूद होंगी। लेकिन ये ऐसा तो नहीं है कि उधर गौर हो रहा है और उधर जो है वो मीडिया के ऊपर जो है वो लाइव कवरेज हो रही है। इस तरह से अगर होगा तो फिर मैं समझता हूँ कि माहौल का तल्ख होना जो है वो फिर जो है वो लाजमी हो जाता है। और कल देखें, अब जरदारी साहब ने कुछ ऐसी बातें भी की हैं जो अगर हम मीडिया में करें तो वो फिर जो है वो पीपल्स पार्टी को एतराज़ होगा कि जी आपने ये बात क्यों की। देखें ना, जब एक आदमी आधा घंटा 35 मिनट बात करता है तो कुछ चीज़ें जो है वो अग्रेसिवली दूसरों के ख़िलाफ़ होती हैं, तो कुछ अपनी कमज़ोरियाँ भी जो है वो बंदे के सामने आ जाती हैं। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हुकूमत अब क्या करेगी, वज़ीर आज़म ने क्या फ़ैसले किए हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब आपने तो आसिफ जरदारी के हवाले से कहा ही था, मगर ये जो मामला हुआ है ये आसिफ जरदारी साहब को बैकडोर से मैनेज किया गया या ये सारा का सारा खुद ही हो गया PDM में? शाहजेब खानज़ादा, अब आप इतने सीनियर एंकर हैं, आसिफ जरदारी को कोई मैनेज कर सकता है? वो खुद मैनेज करता है सारे हालात और वाक़यात को। वो कहाँ से शुरू हुआ है देखें, आप उसकी उठान देखें शाहजेब, और कहाँ तक पहुँचा है, उसकी शादी से लेके उसकी सियासत तक, उसकी पॉलिटिक्स तक, उसकी सेनेट इलेक्शन तक, उसके ज़िमनी इलेक्शन तक। मेरा मतलब है वो बखेर के छाती के साथ लगा के ताश खेलता है और मैनेज किसने करना है उसको? किसी ने मैनेज नहीं किया। उसका एजेंडा यही था कि कौन अपनी हुकूमत को सिंध में जाने देगा जी। हुकूमतें कोई आसानी से तो नहीं बनती या मिलती। इलेक्शन जो लड़ते हैं उनसे पूछें कि इलेक्शन लड़ना ठीक है कि पार्टियों की क़यादत का बड़ी शफकत होती है, लेकिन कैंडिडेट को ख़ुद भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इतने हालात में उसको कौन मैनेज कर सकता है? तो शेख साहब, अगर मैनेज नहीं किया गया है तो अभी दूसरी जमातों ने ये एक ऑप्शन दे दिया है पीपल्स पार्टी को कि आप सिर्फ कौमी असेंबली से मुस्ताफ़ी हो जाएं, उसके बाद लॉन्ग मार्च करते हैं, सिंध असेंबली में अपनी हुकूमत रखें। तो फिर यानी कि ख़तरा मौजूद है आपके ख्याल में? शाहजेब, आसिफ जरदारी ने एक दफ़ा बता दिया, मैं आसिफ जरदारी मस्जिदों, मंदिरों, चर्चों, चैनलों और सारे इस मुल्क के इंटेलेक्चुअल सियासतदानों, मैंने अपना तीनों यके गिरे हैं और आपको बताया हेयर आई एम एंड माई नेम इज़ जरदारी। कोई माने या ना माने, और साहब बता तो दिया, मगर जरदारी साहब ये भी तो नहीं अफोर्ड कर सकते कि वो PDM से अलग हों। उन्होंने माजी में देखा बलूचिस्तान की हुकूमत गिरा के संजरानी साहब को 2018 में चेयरमैन सेनेट बना के कि मुश्किल वक्त उन पर भी आया। फिर तो PDM से बिल्कुल अलग हो जाएंगे तो क्या उनका फ़ायदा होगा या पीपल्स पार्टी का फ़ायदा होगा, जो पीपल्स पार्टी की बतौर अपोजिशन रेपुटेशन बनेगी? देखिए, इमरान खान बज़ात खुद एक हैवी वेट पोलिटिकल पर्सनैलिटी है, वो तमाम मसलों के लिए तैयार थी। मैं तो बड़ी माजरत के साथ अर्ज़ करना चाहता हूँ, ज़्यादा मसला तो इंटीरियर मिनिस्ट्री पर पड़ना था कि इस्लामाबाद को कैसे हैंडल किया जाए, और लोगों ने सुख का सांस लिया है। लोग टीवी पे सारी बातें सुन रहे हैं। इन्होंने कहा इलेक्शन नहीं लड़ने, इन्होंने इलेक्शन लड़े, इन्होंने कहा सेनेट में नहीं जाना, ये सेनेट में आया, इन्होंने कहा जनाब फलां नहीं जाना। सारे काम इन्होंने किए, और आप देखते हैं कि अगर ये आते भी, ज़ाहिर है शायद ये आए ईद के बाद, क्योंकि अब तो उन्होंने वापस ले लिया, रमज़ान है और फजलुर रहमान के लोगों ने तरावियाँ भी पढ़ानी हैं और ख़ुद भी पढ़नी है। तो ये सारी बातें एक डिफरेंट नहज पे चली गई हैं और हुकूमत को
सुख और चैन की रिपोर्ट है हुकूमत की तरफ से। तो यानी कि शेख साहब, बतौर वजीर दाखिला भी और बतौर एक सीनियर सियासतदान भी आपको लगता है कि ईद के बाद भी खतरा मौजूद है? 5वें साल से पहले जो 1.5 साल है जिसमें हुकूमत परफॉर्म कर सकती है, वो इस्तेहकाम मिलेगा हुकूमत को या वो इस्तेहकाम नहीं मिलना है? गैर यकीनी की सूरत हाल और सियासी दबाव रहेगा, माइनस पीपल्स पार्टी या विद पीपल्स पार्टी? देखें, इमरान खान ने आज अपनी सारी टीम को कैबिनेट में भी कहा कि भाई 2.5 साल गुजर गए हैं, आखिरी 2 साल हैं, अब आप काम करें। और जितना इमरान खान मेहनत करता है और हिम्मत करता है, उसने कहा कि सारे लोग देखें, सुबह से शाम तक वो भी लगा होता है, अगर हम सब मिल के करें, PTI वाले और दूसरे PTI वाले और इत्तेहादी, तो हम बेहतर पोजीशन बना सकते हैं। असल मसला क्या है कि जिन इन्हीं अपोजिशन के लोगों की वजह से जो इकानमी की तबाही हुई, उसका नज़ला जो है, उसका जो असरात हैं, वो महंगाई की शक्ल में ज़ाहिर हुए। मगर इससे पहले भी वजीर आजम 10 दफ़ा महंगाई का नोटिस ले चुके हैं। चीनी वही 100 रुपए से ऊपर है, बार बार कहते हैं वो कि जी अब मुझे पता चल गया कि चीनी कैसे महंगी होती है, आइंदा नहीं होने दूंगा, फिर महंगी हो जाती है। दरामद करते हैं फिर भी महंगी हो जाती है। साथ ही अगर उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी है, लाहौर में गंदगी है, तो कितनी भी मेहनत कर लें, ये कैसे चीज़ें ठीक हो जाएंगी अगर वजीर आजम के पास या तो टीम अच्छी नहीं है या फिर वो नोटिस लेते हैं तो नीचे तक पहुँचता नहीं है? देखिए, नोटिस भी लेते हैं और कोशिश भी इमरान खान की है। मैंने ये नहीं कि मैं वज़ीर हूँ या वज़ीर दाखिला हूँ इसलिए ये ऐसी बातें कर रहा हूँ। वो सुबह से शाम कोशिश करता है, लेकिन बाज़ जगह वो रिज़ल्ट नहीं है जो इमरान खान चाहता है वहाँ आना चाहिए वो रिज़ल्ट। हमें उसके लिए काम करना चाहिए। सब तो फिर उसके लिए तब्दीलियाँ भी तो करनी पड़ेंगी। उसी टीम के साथ वज़ीर आज़म कैसे डिलीवर कर पाएंगे अगर टीम वही रहनी है जो 2.25 साल 2.5 साल में नहीं डिलीवर कर पाई? और आप कह रहे हैं वज़ीर आज़म मेहनत करते हैं, तो होती रहे मेहनत, जब डिलीवरी नहीं है, कॉम्पिटेंस नहीं है, तो कैसे चीज़ें ठीक होंगी? देखें, PTI को, इमरान खान को लोगों ने जो वोट दिए हैं उसमें बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, उनका एक्सपीरियंस अब हो गया है। अब वो इंशाल्लाह बेहतर PTI के जो हमारे दोस्त भाई हैं बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ जाएंगे। और परफॉर्मेंस जो है वो मैटर करती है हमारी सियासत और मुस्तकबिल की सियासत और प्रेजेंट सियासत के लिए भी। बाकी ये अपोजिशन इंशाअल्लाह ताला पॉलिटिकली हैवी वेट इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी कुछ ना कुछ होगी कि पीपल्स पार्टी को एंगेज कर लें और यहाँ नून लीग की तरफ भी नजर आए कि हमजा शहबाज बाहर आ गए हैं, शहबाज शरीफ भी बाहर आए, मरियम नवाज को दोबारा नैब के नोटिस सर्व होना शुरू हो गए हैं, नैब लाहौर हाई कोर्ट में चला गया है कि उनकी बेल कैंसिलेशन हो, तो मरियम नवाज अंदर, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ बाहर, इस किस्म की कोई पॉलिटिकल मैनेजमेंट होगी? मुझे इसका तो नहीं पता, लेकिन मैं शायद पुराने वक्त का आदमी हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि सब लोगों के साथ बातचीत हो। मैंने जिन लोगों के साथ सियासत में काम किया है वो ये सोच रखते हैं कि डायलॉग के दरवाज़े और मुज़ाकरात के दरवाज़े बंद नहीं। मुझे अच्छा याद है कि नवाबज़ादा नसरुल्लाह मरी में हर रोज़ कहा करते थे जब वो पहले पकड़े गए सारे, कि भाई कोई सियासतदान ऐसा होगा जो डायलॉग के लिए और बंद गली में दाखिल होगा। हमें रिफॉर्म्स करनी है, बड़ी रिफॉर्म्स करनी है। इमरान खान ने 10 रिफॉर्म्स का आज फ़ैसला किया है, तो हमें बातचीत के दरवाजे खोलने चाहिए, बंद नहीं करने चाहिए। और हमें रिफॉर्म्स के लिए सब लोगों को ऑन बोर्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। ना हो तो ना हो, अगर उन्होंने ज़िद ही कर ली है कि मैं ना मानूं, अगर इमरान खान की मुखालफत में ये इकट्ठे हुए थे और उनका एक ही, दुनिया इधर से इधर हो सकती है, सूरज मशरक से मगरब निकल सकता है, कभी पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठा इलेक्शन नहीं लड़ सकते, नीचे ही नहीं चल सकते जी, कभी नहीं चल सकते। और शेख साहब किसी कीमत पे नहीं चल सकते ये जी। और शेख साहब एक और पेंडोरास बॉक्स खोल लिया है हुकूमत ने। पिछली दफ़ा डस्का का इलेक्शन हुआ था, आप हमारे शो में थे और आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान साहब के हवाले से कहा कि आपके उनसे अच्छे मरासिम हैं तो उस पर बात नहीं करेंगे, और आपने ये भी कहा कि जब मैं मिलूंगा तो उनसे ज़रूर बात करूंगा, पब्लिकली उनसे शिकवा नहीं करूंगा। मगर उसके बाद हुकूमत ने तो बाकायदा पब्लिकली पूरे इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। हालांकि जब वो सेक्रेटरी रेलवे थे तो आपने उनकी तारीफ में ख़त भी लिखा, वज़ीर आज़म भी 2 महीने पहले तक उनकी तारीफ कर रहे थे। यह आपके ख्याल में दुरुस्त हिकमत अमली है जो इदारों के खिलाफ हुकूमत आई है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ? शाहजेब, छोटे मीर को मैं अपने बच्चों की जगह समझता हूँ। आप मुझे भी घेरने की कोशिश करते हैं, कम से कम मेरी कोई सीनियरिटी का, उम्र का लिहाज किया करें। और बिल्कुल दुनिया आपसे लड़े, मैं आपसे सुलह रखता हूँ। ये शफकत महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं इस मुल्क का वज़ीर हूँ, मैं शफकत महमूद के साथ हूँ। देखें, ब्यूरोक्रेट से तल्लकात होते हैं, ब्यूरोक्रेट से देखें ना, मैं अब मेरी 15वीं वजारत है, एक वजारत में 3-3, 4-4 ब्यूरोक्रेट्स बदले हों तो 60-70 तो यही हो जाते हैं।
सो मैं शफकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ हूं और मैं इस चीज़ को जो इलेक्शन कमीशन ने बयान जारी किया वो बड़ा सख्त बयान था। मैंने राजा साहब से कहा ये बयान जारी नहीं होना चाहिए था। हालांकि मैंने इसी वजह से मैं उनके बच्चे की शादी में भी नहीं गया आज और कल कि भाई बयान इलेक्शन कमीशन ने बहुत सख्त और गैर ज़रूरी शायद। आप मेरे से ऐसे सवाल करते हैं मैं नाराज़ हो जाऊंगा आपसे। सबसे ज़्यादा मैं प्रोग्राम आपके करता हूं और मुझे कहते हैं कि मेरी पार्टी वाले लोग कि आप शाहजेब को ज़्यादा प्रोग्राम में जाते हैं, आप मेरे लिए फंसाएंगे तो फिर मैं तो कहाँ जाऊँगा। शाहजेब कतई मकसद आपको फंसाना नहीं है, मगर क्योंकि आप वज़ीर आज़म के दोस्त होते हुए उन्हें एडवाइस भी कर देते हैं तो इसलिए मैंने कहा कि अपने सियासी एक्सपीरियंस से ज़रा बता दें अच्छा है या नहीं है। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। वजारत जो है अल्लाह की देन होती है। देखें मेरी 15वीं वजारत है शाहजेब, मैं अल्लाह मेरे पे कोई कम बातें नहीं हुई ज़िंदगी में। मैं गुनाहगार आदमी हूँ, लेकिन आप शाहजेब आपके प्रोग्राम में कहता हूँ कि दुनिया में मैं उन 4 पाकिस्तानियों में हूँ जिन्होंने खाना काबा की छत पे नमाज पढ़ी है, उसका करम है। वजारतें तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। इमरान खान के साथ हूँ। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि पाकिस्तान से और पाकिस्तान की अफवाज से और जमहूरियत से वफादारी ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुतून होनी चाहिए। बस शेख साहब आखिर में वज़ीर आज़म इसी बात पर यकीन रखते हैं कि इदारे आज़ाद हों, या बस इस बात पर यकीन रखते हैं कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा इदारे करें तो फिर उनको वो आज़ादी कबूल है? देखें शाहजेब, अपोजिशन में इंसान डिफरेंट एंगल से सोचता है, हुकूमत में इंसान डिफरेंट एंगल से सोचता है। देखें इमरान खान के साथ अदारे एक मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ खड़े हैं और जो भी मुंतखब वज़ीर आज़म होगा उसके साथ ये अदारे खड़े रहेंगे, अपनी राय देते रहेंगे। ये अपनी राय देना उनका हक है और कोई उस पर काम करे ना करे अलग बात है। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, जिस किस्म की उसकी इंस्ट्रक्शन होगी, हदायत होगी, वो उस पर काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर पर बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने NA-75 डस्का में ज़िमनी इंतखाब को 10 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया था, मगर अब महकमा दाखिला पंजाब ने सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र इलेक्शन रमज़ान के बाद करवाने की तजवीज़ दी है। और महकमा दाखिला पंजाब ने आज इलेक्शन कमीशन को यह खत में बताया कि हल्के के गाँव में कशीदा हालात में इलेक्शन हुआ, जिसमें 2 अफराद हलाक और 8 जख्मी हुए। तशद्दुद की सूरत हाल ने मकामी गिरोहों को मुश्तइल कर दिया है। सियासी हरीफ अब भी असलहे की नुमाइश करते देखे जा सकते हैं। ऐसे में किसी भी किस्म की सियासी मुहिम मजीद तशद्दुद और इंसानी जानों के ज़िया का बाइस बन सकती है। खुलेआम फायरिंग, असलहे की नुमाइश और तसादुम से अवाम खौफ में मुब्तला हैं, जो वोटर टर्नआउट को मुतासिर कर सकता है। नई इंतजामिया को सूरत हाल समझने और मुनज़्ज़म, पुरअमन और मुनसिफाना ज़िमनी इलेक्शन करवाने के लिए हिकमत अमली बनाने का वक्त चाहिए होगा। इसलिए हमारी तजवीज़ है कि इलेक्शन रमज़ान के बाद तक के लिए मुलतवी कर दिए जाएँ। और दूसरी जानिब डस्का में दोबारा ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से मुल्क की 3 बड़ी रिसर्च कंपनीज़ ने अपने सर्वे जारी कर दिए हैं। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 36% अफराद ने कहा है कि वो नून लीग को वोट देंगे, जबकि 32% अफराद ने PTI को वोट देने का कहा है। इसी तरह पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 52% अफराद ने नून लीग को, जबकि 40% अफराद ने तहरीक इंसाफ को वोट देने का कहा है। दूसरी जानिब एप्सॉस की सर्वे में 45% अफराद ने नून लीग और 27% अफराद ने तहरीक इंसाफ को वोट देने का कहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।